जब भी पढ़ाई करने आप बैठे ये सोचे कि आखिरी बार पढ़ रहा हूँ, कल मेरा एग्ज़ाम है। यकीन मानिए इस सोच के साथ की गई तैयारी एक अलग लेवल की होगी और आप बड़े से बड़े एग्ज़ाम आसानी से पास कर लेंगे। तो देखिए, अगर आप अच्छा सोचते हैं, अगर आप मेहनत करते हैं तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि पढ़ने के नाम पर खिलवाड़ करते हैं, कहते हैं हम यहाँ पढ़ते हैं, हम वहाँ पढ़ते हैं, हम इस चैनल पर पढ़ते हैं, हम उस चैनल पर पढ़ते हैं, हम यहाँ क्यूज करते हैं। अरे भाई, आप कहाँ पढ़ते हैं वो मायने नहीं रखता है, आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है ये मायने रखता है, क्योंकि आप मन लगा के पढ़ते ही नहीं हैं। तो देखिए, अगर आपको पढ़ना है, अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है तो आप मेहनत खामोशी से कीजिए कि सफलता ही आपकी परिचय दे दे, सफलता ही शोर मचा दे। जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस और बिहार मद्य निषेध के इस लूसेंट क्लास में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मकर संक्रांति की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मकर संक्रांति है और आज हम लोग लूसेंट के टॉप क्वेश्चन देखेंगे जो या तो बिहार पुलिस में कभी पूछे गए हैं या बिहार मद्य निषेध के एग्ज़ाम में जो 689 पोस्ट का एग्ज़ाम होगा उसमें पूछे जाने की संभावना है। तो उम्मीद है आप सभी इस लाइव क्लास से ज़रूर जुड़ गए होंगे। और देखिए, एक बार वीडियो को शेयर कर दें क्योंकि बहुत कम बच्चे हमारे साथ इस चैनल पर जुड़ रहे हैं। तो एक बार वीडियो के लिंक को शेयर कर दें ताकि सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ जाएं और हम क्लास को जल्दी से स्टार्ट कर पाएँ। आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके लिए लूसेंट बुक से। तो एक बार शेयर कर देंगे और जितने भी लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं फटाफट लाइक कर देंगे। देख लीजिए, आज का पहला क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग बताइएगा कि भारत के राज्य में से प्रति वर्ग किलोमीटर अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। फटाफट बताइए, भारत के राज्यों में से प्रति वर्ग किलोमीटर अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के कौन सा राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। तो आप सभी जानते हैं वह राज्य आपका बिहार है। बिहार में अधिकतम जनसंख्या बिहार जो है वह अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। तो ऑप्शन डी बिहार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 2 नंबर कि मानस राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। तो सभी लोग 2 का फटाफट सही आंसर बताएंगे। हर प्रश्न के लिए आपके पास 5 सेकंड का समय होगा। और देखिए, लूसेंट का क्लास करना चाहते हैं तो आप डेली हमारे साथ 6 बजे शाम में जुड़ जाइएगा, क्योंकि लूसेंट का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप किसी भी आगामी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो फटाफट बताइए कि मानस राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है। तो देखिए, 2 का असम आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मानस राष्ट्रीय अभयारण्य असम में है। और देखिए, क्लास खत्म होने के बाद पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे देंगे, तो पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा। तो फटाफट बताइए, तो इसका मानस राष्ट्रीय अभयारण्य जो है वह असम राज्य में है। तो 2 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो यह असम में है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 3 का फटाफट सही जवाब बताइएगा कि चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आपके बिहार मद्य निषेध 689 के पोस्ट में पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन को इजी देकर हल्के में मत लीजिएगा, समझे कि नहीं। और नहीं तो वही जो 365 में गलती किए, 76 पोस्ट में गलती किए, 8415 में गलती किए, 2380 में गलती किए, वही गलती करते रहिए, एज खत्म हो जाएगा, कहानी खत्म है। 3 का सही जवाब बताइए कि चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। देखिए, अगर आप ऑप्शन बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। तो 3 का ऑप्शन बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग विल बी राइट आंसर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए, 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है। 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, फटाफट सही जवाब बताइएगा कि 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है। जल्दी से सही जवाब बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर
कि 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है। तो देखिए 746 वाट जितने लोग भी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। तो ऑप्शन सी अगर आप इस प्रश्न का बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 746 वाट 1 हॉर्स पावर के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर देख लीजिए। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो फटाफट बताइए कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। देखिए ऑप्शन डी आप लोग बता रहे हैं कि 24 कैरेट, और ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 24 कैरेट विल बी राइट आंसर। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। समझे कि नहीं? तो ऑप्शन डी इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 5 का ऑप्शन डी, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। तो 5 का ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? ये 76 पोस्ट में पूछा गया प्रश्न है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो फटाफट बताइएगा कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। कोशिका का जो पावर हाउस है वह किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो 6 का ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? तो आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है या तो पूछे कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो ये तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो ये लाइसोसोम को कहते हैं। तो याद रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए 7 नंबर कि भारत के 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? भारत के 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? फटाफट बताइएगा। सभी लोग जानते हैं इस प्रश्न का सही जवाब कि भारत के 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। तो देखिए 7 का ऑप्शन बी 22 बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत के 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। तो ऑप्शन बी जितने लोग भी बता रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेज दूत कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा तब सही जवाब दीजिएगा कि अंग्रेज दूत कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो किस मुगल बादशाह के दरबार में आए थे? अंग्रेज दूत कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो किस मुगल बादशाह के दरबार में आए थे? फटाफट बताइएगा। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग ऑप्शन है जहांगीर बता रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर है। औरंगजेब वाला गलत है। अगर आप औरंगजेब ऑप्शन डी बता रहे हैं तो आपका गलत आंसर है। मुगल बादशाह अंग्रेज दूत कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो किस मुगल बादशाह के दरबार में आए थे? तो ये जो हो जाएगा आपका जहांगीर हो जाएगा। जहांगीर के शासनकाल में अंग्रेज दूत कैप्टन हॉकिंस और टॉमस रो आए थे। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर कि किस गुप्त राजा को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है? फटाफट बताइएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि किस गुप्त राजा को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन सी बता रहे हैं तो बिल्कुल आपका सही है, बिल्कुल करेक्ट है। किस गुप्त राजा को विक्रमादित्य कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को दूसरा नाम विक्रमादित्य है। विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। एक क्वेश्चन आपके लिए है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है आपके लिए कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? आप हमें कमेंट बॉक्स में दोनों प्रश्न का सही जवाब
कमेंट कीजिए। और नेक्स्ट प्रश्न का भी जवाब दीजिए कि निःशुल्क शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है, फटाफट बताइएगा। आप सभी जानते हैं कि 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे होते हैं, यानी मैट्रिक तक 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे होते हैं उन्हें निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है। निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है सरकार के द्वारा। तो 6 से 14 वर्ष, लेकिन हालांकि कहीं कहीं स्कूल में पैसा भी लिया जाता है एडमिशन के नाम पर, रजिस्ट्रेशन के नाम पर, टीसी के नाम पर, ये सभी से पैसा भी लिया जाता है। तो देखिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को आर्टिकल 21A अनुच्छेद 21A में उल्लेखित है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। ये आर्टिकल 21 के ए में स्थित है। और यह किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार 86वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। आर्टिकल 21 के ए में है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क देने का अधिकार है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 11 नंबर का, फटाफट सही जवाब बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है, तो फटाफट बताइए। और देखिए लाइव क्लास चल रहा है, तो इतने 30-35 लोग से क्या होगा यार, शेयर कर दीजिए ना। जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप में है, फेसबुक ग्रुप में है या टेलीग्राम पर है, एक बार वीडियो के लिंक को कॉपी कर लीजिए या शेयर कर दीजिए, ताकि सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ जाएंगे। क्योंकि ये नया चैनल है और बहुत बच्चे नहीं जानते हैं कि यहाँ इस प्रकार से क्लास किया जा रहा है, नहीं तो यहाँ तो बच्चों की भीड़ लग जाएगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाइए। तो देखिए अगर आप 11 का बुध और शुक्र बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी में, बुध और शुक्र बिल्कुल आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन से 2 ग्रह जिनका कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र मात्र 2 ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि प्रति 2 वर्ष में राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। कार्यनिवृत्त या सेवानिवृत्त दोनों बात एक ही हैं। तो प्रति 2 वर्ष में राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, तो 1/3 जो सदस्य हैं। 12 का ऑप्शन सी आप बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। 1/3 जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो प्रति 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं। तो 12 का 1.3 यानी ऑप्शन सी 1/3 या 1/3 ऐसे भी दिया रहता है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 13 नंबर कि यात्री इब्न बतूता किस देश का निवासी था। यात्री इब्न बतूता किस देश का निवासी था, तो इब्न बतूता जो था एक प्रसिद्ध इतिहासकार था। इब्न बतूता कौन था, एक प्रसिद्ध इतिहासकार था। और यह कहाँ का यात्री था, तो यह मोरक्को से आया था। यात्री इब्न बतूता किस देश का निवासी था, तो यह मोरक्को का निवासी था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, मोरक्को विल बी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर देख लीजिए। अंग्रेजों द्वारा रैयतवारी बंदोबस्त लागू किया गया था, फटाफट बताइएगा कि अंग्रेजों के द्वारा रैयतवारी व्यवस्था लागू किया गया था। फटाफट बताइए, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि अंग्रेजों द्वारा रैयतवारी बंदोबस्त लागू किया गया था। देखिए पीडीएफ क्लास होने के जस्ट बाद आपको टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर भी कर दीजिए। तो देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, मद्रास प्रेसिडेंसी और मुंबई प्रेसिडेंसी। अंग्रेजों द्वारा रैयतवारी बंदोबस्त जो था और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू किया गया और मुंबई प्रेसिडेंसी में भी। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ। फटाफट बताइएगा कि किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ। 15 का सही जवाब बताइए। देखिए अगर आप ऑप्शन सी 1936 बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 1936 में उड़ीसा जो है बिहार से अलग हो गया था, तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए
निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? फटाफट बताइए कि निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन, ध्यान दीजिएगा, तीनों गोलमेज सम्मेलन मतलब पहला 1930 में होता है, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में। लगातार 3 गोलमेज सम्मेलन होता है और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग कौन लिया? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और महात्मा गांधी सिर्फ एक गोलमेज सम्मेलन में, यानी द्वितीय जब गोलमेज सम्मेलन 1931 में होता है तो महात्मा गांधी केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही एक बार भाग लेते हैं, जबकि तीनों गोलमेज सम्मेलन को अटेंड किसने किया? तो भीमराव अंबेडकर ने किया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि कुनैन सिनकोना पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है जो मलेरिया के उपचार में सहायक होता है? फटाफट बताइए कि कुनैन सिनकोना पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है। ये क्वेश्चन तो आपको कई बार करवाए हैं पुराने वाले चैनल पर, जिस पर डेली हम लोग 10 बजे क्यूज क्लास करते हैं, प्रैक्टिस सेट करते हैं 10 बजे, उसी पर करवाए थे कि कुनैन सिनकोना पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन सी छाल हो जाएगा, ताना नहीं, छाल से। कुनैन सिनकोना पौधे के छाल भाग से प्राप्त होता है जो मलेरिया के उपचार में सहायक होता है। तो 17 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हरे पौधे में कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? फटाफट बताइए कि हरे पौधे में कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो देखिए 18 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 16 हो जाएगा। हरे पौधों में टोटल 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन बी 16 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में जूल किसका मात्रक है? नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में जूल किसका मात्रक है? फटाफट सही जवाब बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि निम्नलिखित में जूल किसका मात्रक है। तो देखिए 19 का अगर आप ऊर्जा बता रहे हैं, ऊर्जा का, तो बिल्कुल राइट आंसर है। ऊर्जा का जूल मात्रक होता है। अगर क्वेश्चन पूछे जूल किसका मात्रक है तो ऊर्जा का मात्रक है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। दाब का मात्रक पास्कल होता है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि तापमान का जो मात्रक है वो क्या होता है। तापमान का मात्रक यानी टेम्परेचर का मात्रक क्या होता है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर देखिए, ये किसने कहा एक पिंड विरामावस्था में तब तक रहेगा जब तक बाहरी बल पिंड पर कार्य नहीं करता है? यह किसने कहा था? तो देखिए न्यूटन ने गति का 3 नियम दिया था। पहला नियम यह था कि जब कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगा जब तक कि उस पर बाहरी बल आरोपित न किया जाए। तो सेम टू सेम वही कहानी है कि किसने कहा एक पिंड विरामावस्था में तब तक रहेगा जब तक बाहरी बल पिंड पर कार्य नहीं करे। तो ये न्यूटन ने कहा था, क्योंकि ये न्यूटन का प्रथम नियम है। न्यूटन का प्रथम नियम यही है कि एक वस्तु विरामावस्था में तब तक रहेगा जब तक उस पर बाहरी बल आरोपित नहीं किया जाए। तो न्यूटन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रॉकेट न्यूटन के किस नियम पर कार्य करता है? ये क्वेश्चन का सही जवाब बताइए कि रॉकेट जो है वह न्यूटन के किस नियम के अनुसार, रॉकेट न्यूटन के किस नियम के अनुसार जो है कार्य करता है? फटाफट बताइएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए कि कास्ट कोयला बनाने के लिए लकड़ी को जलाते हैं। कास्ट कोयला बनाने के लिए लकड़ी को जलाते हैं, फटाफट बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। कास्ट कोयला बनाने के लिए लकड़ी को जलाते हैं, तो देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, वायु की अनुपस्थिति में। वायु की अनुपस्थिति में इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कास्ट कोयला बनाने के लकड़ी को जलाते हैं तो वायु की अनुपस्थिति में जलाते हैं। तो 21 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 22 नंबर है,
वायुमंडलीय हवा का सबसे बड़ा घटक है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। सही सही जवाब बताइए कि वायुमंडलीय हवा का सबसे बड़ा घटक कौन सा है। वायुमंडलीय हवा का सबसे बड़ा घटक देखिए नाइट्रोजन बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। वायुमंडलीय हवा का सबसे बड़ा घटक जो है नाइट्रोजन होता है। 78% जो होता है वो नाइट्रोजन होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 23 नंबर कि राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इतने भी बिहार पुलिस और बिहार मद्य निषेध के अभ्यर्थी है, सभी लोग ध्यान से इस प्रश्न को करेंगे कि राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है। तो देखिए चंबल नदी पर है। अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है। चंबल नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि निम्न में से किस राज्य का वन क्षेत्र का प्रतिशत अनुपात अधिक है। निम्न में से किस राज्य का वन क्षेत्र का प्रतिशत अनुपात अधिक है। तो देखिए प्रतिशत अनुपात की बात करें तो ये मिजोरम हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। मिजोरम राज्य का वन क्षेत्र का प्रतिशत अनुपात जो है सबसे अधिक है, 24 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब आप बताइएगा कि भारत का प्रमुख वाणिज्य फसल है। फटाफट बताइए कि भारत का प्रमुख वाणिज्य फसल कौन सा है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। फटाफट बताइए कि भारत के प्रमुख वाणिज्य फसल कौन सी है। तो देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। भारत के प्रमुख वाणिज्य फसल कपास है, तिलहन है, जूट है, तंबाकू है और ईख है, जिसे हम लोग गन्ना भी कहते हैं। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि डेवलपमेंट एज फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है। फटाफट बताइए कि डेवलपमेंट एज फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है। फटाफट बताइए डेवलपमेंट ऑफ फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये आपका अमर्त्य सेन है। अमर्त्य सेन जो है और डेवलपमेंट एंड फ्रीडम के पुस्तक के लेखक है और इन्हें अर्थशास्त्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रोफेसर अमर्त्य सेन को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था और डेवलपमेंट एज फ्रीडम पुस्तक के लेखक अमर्त्य सेन है। नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर देखिए। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए कि टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया। 27 का सही जवाब बताइए कि टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया। देखिए ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है और आप लोग गैलीलियो बता रहे हैं, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया, गैलीलियो ने किया। तो 27 का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपनी रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है। फटाफट बताइए, ऑप्शन चारों देख लीजिए। अब बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है। कहने का अर्थ है कि कभी इस रास्ते से प्रवाहित होती है, कभी इस रास्ते से जाती है, कभी इस रास्ते से जाती है, कभी इस रास्ते से जाती है और कभी इस रास्ते से जाती है। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलने कर प्रसिद्ध है। तो ये कोसी नदी है, क्योंकि बिहार का शोक नदी कोसी नदी को ही कहा जाता है। बिहार का शोक नदी किस नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है। और यह हर साल अपना रास्ता बदलते रहती है, जिससे बिहार में हर साल इसके वजह से बाढ़ आता ही है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए। 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा था। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि निम्नलिखित में प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा था। 30 का हनीमैन बिल्कुल राइट। निम्नलिखित में प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा था। तो ये आपका आर्यभट्ट था। निम्नलिखित में प्रथम भारतीय उपग्रह कौन था। तो ये आर्यभट्ट था। इसका सही जवाब आर्यभट्ट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, होम्योपैथी के संस्थापक कौन है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी ये बिहार पुलिस में पूछा गया है
कि होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? तो देखिए सैमुअल हनीमैन। सैमुअल हनीमैन जो हैं वह होम्योपैथी के संस्थापक हैं। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। फटाफट बताइए कि भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था? देखिए बहुत लोग ऑप्शन डी बता रहे हैं 26 जनवरी 1950, जबकि ये बिल्कुल गलत है। यहाँ अंगीकार किया गया था, लागू नहीं, अंगीकार किया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को पूर्णतः लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष पद पर कौन कार्य करता है? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष पद पर कौन कार्य करता है? तो इसका सही जवाब लोकसभा में विपक्ष के द्वारा नामित नेता। लोकसभा में विपक्ष के द्वारा नामित नेता जो होते हैं वह लोक लेखा समिति के अध्यक्ष पद पर कार्य करते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान और डैश में प्रारंभ की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस प्रश्न पर स्टार भी लगा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान और डैश में प्रारंभ की गई थी। तो देखिए भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो है राजस्थान और आंध्र प्रदेश में प्रारंभ की गई थी। तो 34 का ऑप्शन डी राजस्थान और यहाँ आंध्र प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि निम्नलिखित में से किसे हाइड्रोफाइट कहते हैं? हाइड्रोफाइटा कहते हैं। निम्नलिखित में से किसे हाइड्रोफाइटा कहते हैं? देखिए 35 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 35 का ऑप्शन जो है बिना मिट्टी का पौधा। बिना मिट्टी का पौधा ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हाइड्रोफाइटा किसे कहते हैं? तो बिना मिट्टी के जो पौधे होते हैं उन्हें हाइड्रोफाइटा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 36 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सा एक मानव निर्मित तंतु है? फटाफट बताइए इनमें से कौन सा एक मानव निर्मित तंतु है? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि निम्नलिखित में कौन सा एक मानव निर्मित तंतु है? तो देखिए 36 का अगर आप रेयान बता रहे हैं, रेयान, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। रेयान जो है एक मानव निर्मित यानी आर्टिफिशियल तंतु है, जबकि बाकी सभी प्राकृतिक तंतु हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, नेक्स्ट प्रश्न 37 नंबर कि मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? फटाफट बताइएगा। चारों ऑप्शन आपके मोबाइल स्क्रीन पर है और आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? तो देखिए अगर चंदावर का युद्ध अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। 1194 में चंदावर का युद्ध होता है मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच। इस युद्ध का नाम चंदावर का युद्ध दिया गया। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न 38 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की? निम्नलिखित में से किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की? तो देखिए इसका सही जवाब शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में होती है। अकबर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और इसको दीवानी किसने प्रदान की? तो शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, नेक्स्ट प्रश्न जो है वह 39 नंबर है कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले? सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले? तो 39 का ऑप्शन ए सुरकोटदा हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के जो अवशेष हैं वो सुरकोटदा से मिले। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए 40 नंबर कि 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाई गई?
ये क्वेश्चन होमवर्क का है और सभी लोग होमवर्क का क्वेश्चन करके आएंगे। टॉप 40 क्वेश्चन लूसेंट बुक से था और प्रत्येक दिन 40-50 ही क्वेश्चन करेंगे टॉप, जो आपके एग्जाम में आने की संभावना हो या पहले पूछा गया हो। तो 40 का सही सही जवाब बताइएगा कि 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाई गई थी। ये होमवर्क का क्वेश्चन है और इस प्रश्न का होमवर्क में आप लोग जवाब दीजिएगा। देखिए अभी तक हम लोगों ने लगभग 40 क्वेश्चन किए और 40 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि 40 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और देखिए 689 पोस्ट में जिन्होंने भी फॉर्म फिलअप किया है, अगर उनको सिलेक्शन लेना है तो लूसेंट बुक से पढ़ाई कीजिए और प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट कीजिए। प्रैक्टिस सेट हम 10 बजे करवा रहे हैं, साथ में आपको ये क्लास भी 6 बजे करवा रहे हैं लूसेंट से। तो हम चाहते हैं कि हर तरीके से आपको तैयार किया जाए और 80+ स्कोर इस बार हर हाल में लाना है। तो सिलेक्शन तभी होगा जब आप 80+ स्कोर लाइएगा। उम्मीद है आप इस वीडियो को शेयर कर दिए होंगे, लाइक भी कर दिए होंगे और जितने भी हमारे चैनल पर नए स्टूडेंट जुड़े हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा नया चैनल है। पुराना चैनल सचिन जी के ट्रिक है जो कुछ दिन में टर्मिनेट हो जाएगा, इसलिए इस नया चैनल को खोला गया है। तो आप सभी मिलकर इस चैनल को सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।